हेलो गाइस, वेलकम टू एप्सिलॉन डेल्टा। मैं हूँ आपका होस्ट आशीष। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रेकमेंड करना चाहता हूँ। आप बुक एंड पेन ले, वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करें। एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स आप सोचें। आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने मिले। अगर आपको सिर्फ वीडियो एंजॉय करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। So first question is, prove by permutation or otherwise n square factorial by n factorial raised to n is an integer. तो n square factorial by n factorial raised to n के बारे में पूछा एंड प्रूव करने बोला है कि ये इंटीजर है। तो फर्स्ट थिंग मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सिंपल इस तरीके से लिखता हूँ, n स्क्वायर फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये कितने टाइम्स है? ये n टाइम्स है। ओके, जैसे ही मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, मुझे मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट की याद आ गई। तो मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट क्या है मैं पहले बताता हूँ। तो मान लेते हैं मेरे पास x1 प्लस x2 अप टू xm, m वेरिएबल्स है, रेस टू n, ठीक है। एंड मुझे बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x1 रेस टू k1, x2 रेस टू k2 अप टू xm रेस टू km क्या है, जहां पे ये जो k1 प्लस k2 अप टू km है, ये इक्वल टू n होना चाहिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि x1 जो है मेरे पास k1 टाइम्स है, x2 जो है मेरे पास k2 टाइम्स है, और xm जो है मेरे पास km टाइम्स है। लेकिन ये सम, ये जितने भी होंगे ये n से तो एक्सीड नहीं करेंगे, ये एग्जैक्टली इक्वल टू n होने चाहिए, बिकॉज उतने ही वेरिएबल्स मेरे पास है। तो इसका जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय k1 फैक्टोरियल इंटू k2 फैक्टोरियल अप टू km फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि एक्चुअल में मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट कैसे आता है। मान लेते हैं कि मेरे पास है मान लेते हैं मेरे पास है m a m b m c, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे? तो मुझे पता है कि मेरे पास m कितने टाइम्स है, m मेरे पास 3 टाइम्स है। a कितने टाइम है? a मेरे पास 1 टाइम है। एंड मान लेते हैं यहाँ पे एक और c है, तो c कितने टाइम है? c मेरे पास 2 टाइम्स है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे लिखेंगे हम? हमारे पास एक्चुअल में टोटल कितने अल्फाबेट्स है? 1 2 3 4 5 6 7, राइट? 7 अल्फाबेट्स है। तो 7 फैक्टोरियल बाय, लेकिन मुझे पता है m कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, m 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। a तो 1 फैक्टोरियल, और c 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे b जो है वो 1 है। ओके, तो b कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 फैक्टोरियल। तो ये सिमिलर फॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज पढ़ा भी होगा आपने कि किस तरीके, ये यही मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट है। ओके, तो ये एग्जांपल था। ओके, तो इसके बाद मैंने देखा कि मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट के जैसा ही कुछ ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन मैं ये प्रूफ में क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट इज एन इंटीजर, और अगर मैंने बता दिया कि ये जो है ये भी किसी का तो मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट है, किसी एक्सप्रेशन का, तब मेरा प्रूफ खत्म हो जाएगा। तो हिंट क्या है? हिंट ये है कि डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर यहाँ पे k1 k2 km है, और वहां पे n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल जो n टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे m टाइम्स है। तो उस हिंट की वजह से मैं बोलता हूँ कि मैं इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करता हूँ, जो है x1 प्लस x2 अप टू, ऊपर xm था, मैं xn लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं बोलूंगा x1 जो है मेरे पास n टाइम्स है, x2 जो है मेरे पास n टाइम्स है, एंड xn भी मेरे पास n टाइम्स है। मतलब मैं कोएफिशिएंट कौन सा देख रहा हूँ? x1 रेस टू n, x2 रेस टू n अप टू xn रेस टू n। तो अगर ऊपर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा n फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल, n टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, n टाइम्स आ जाएगा। तो अब
जस्ट थोड़ा चीट करते हैं। चीट ये करते हैं कि यहाँ पे n था तो यहाँ पे क्लियरली n फैक्टोरियल आ गया, तो क्या मैं यहाँ पे n स्क्वायर लिख के डायरेक्टली यहाँ n स्क्वायर फैक्टोरियल बोल सकता हूँ? तभी बोल सकता हूँ जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। ये वाली कंडीशन मतलब k1 प्लस k2 प्लस km इक्वल टू जो उसका पावर है n वो होना चाहिए, ठीक है। अगर वो हो गया तभी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये मैं लिख सकता हूँ। तब चेक करते हैं, तब उसके पावर्स क्या है, n प्लस n अप टू n, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो हो रहा है। n कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स है ये n टाइम्स है, राइट। तो ये हो जाएगा n इंटू n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। एंड हाँ यस, हम यहाँ पे n स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड क्लियरली हमारा प्रूफ हो गया है कि इसका जो कोएफिशिएंट है ये मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट इस एक्सप्रेशन का है, ओके। एंड मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट एक इंटीजर होता है, इसलिए ऊपर का जो टर्म है वो इंटीजर है, मतलब ये n स्क्वायर फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल रेज टू n ये एक इंटीजर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक्चुअल में दूसरा भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर किसी को मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट पता नहीं है क्या है, तो उस फॉर्म में हम लेके जा सकते हैं एज एन एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं मेरे पास n बॉक्सेस है, ठीक है। ये है बॉक्स B1, ये है बॉक्स B2, ऐसे करते करते मेरे पास है टोटल n बॉक्सेस, ठीक है। जो कि सेम बॉक्स नहीं है, वो डिफरेंट बॉक्स है। हम बता सकते हैं कि बॉक्स 1 कौन सा है, बॉक्स 2 कौन सा है, ठीक है। इसलिए मैंने B1 B2 BN इस तरीके से लिखा है। अब फर्स्ट बॉक्स में या हर बॉक्स में एक्चुअल में n ऑब्जेक्ट्स है, मतलब बॉक्स 1 में भी n ऑब्जेक्ट्स है, बॉक्स 2 में भी n ऑब्जेक्ट्स है और बॉक्स n में भी n ऑब्जेक्ट्स है। n बॉक्सेस है और हर बॉक्स में n ऑब्जेक्ट है, लेकिन बॉक्स 1 में जो ऑब्जेक्ट है वो सारे सिमिलर है, बॉक्स 2 में जो ऑब्जेक्ट है वो सारे सिमिलर है, बॉक्स n में जो ऑब्जेक्ट्स है वो सारे सिमिलर है। मतलब मान लेते कि यहाँ पे है बॉक्स 1 में ऑब्जेक्ट्स है A1 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 ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। कैसे A1 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 ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन ये कितने हैं, ये n है टोटल। बॉक्स 2 में भी जो ऑब्जेक्ट्स है वो सारे सेम है, जैसे है वो A2 A2 A2, लेकिन वो कितने हैं, वो भी n है। ऐसे करते गए तो सारे बॉक्सेस में n ऑब्जेक्ट्स है जो सारे सिमिलर है। तो लास्ट बॉक्स में भी an 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 ये सारे सेम ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन कितने हैं, वो n ऑब्जेक्ट्स है। अब मैं पूछता हूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास। तो एक बॉक्स में n ऑब्जेक्ट्स है एंड हमारे पास टोटल n बॉक्सेस है। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, एक बॉक्स में n ऑब्जेक्ट्स है और टोटल बॉक्सेस है n, तो टोटल मेरे पास n स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। ये n स्क्वायर लाने के लिए मैंने ये ऊपर एग्जांपल बनाया था। अब ये सिमिलर क्यों लिया, ये ऐसा क्यों लिया, अभी समझ में आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है n स्क्वायर, इनको टोटल नंबर ऑफ वेज के अरेंजमेंट के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हैं। तब मुझे पता है कि मेरे पास टोटल तो n स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स है, तो उनको मैं n स्क्वायर फैक्टोरियल में अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उन सबको अरेंज कर दिया n स्क्वायर फैक्टोरियल में, लेकिन उनमें से ये तो रिपीट हो रहा है और वो कितने हैं, वो n है, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल। लेकिन ये भी रिपीट हो रहे हैं तो हो जाएगा n फैक्टोरियल। ऐसे करते करते सारे रिपीट हो जाएंगे तो वो हो जाएगा n फैक्टोरियल। एंड ये हमारा फाइनली n स्क्वायर फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल रेज टू n है। एंड ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ वेज है, तो वो एक इंटीजर ही होना चाहिए, इसलिए ये एक इंटीजर है। हेंस हमने प्रूफ कर दिया है कि वो एक इंटीजर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज 6x have to be placed in the squares of figure below in such a way that each row contains at least one x. In how many different ways can this be done? तो एक फिगर दिया है हमारे पास जो लेफ्ट साइड में है,
वो स्क्वायर्स है, वहाँ पे कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्क्वायर्स हमारे पास 8 है और हमारे पास एक्सेस कितने हैं, 6 है, ठीक है। 6x हमें उन 8 स्क्वायर्स में प्लेस करने हैं, इस तरीके से प्लेस करने हैं कि इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एटलीस्ट 1x होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 1 अगर मुझे निकालना है तो मैं फाइंड कैसे करूंगा, मैं फाइंड करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं सच दैट माइनस की नन, ठीक है। नन मतलब क्या कि उस रो में एक भी एक्स नहीं है, टोटल माइनस की नो एक्स, नो एक्स, ठीक है। इस तरीके से मैं फाइंड करूंगा, ये तरीका बहुत इजी है जाने के लिए, ओके। तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए, उसको कैसे निकाल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस कि वहां पे x नहीं होना चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना बहुत इजी है कि मेरे पास टोटल स्क्वायर्स है 8 और मुझे 6x पुट करना है, तो 8 चूज 6 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। अब नंबर ऑफ नो एक्स होना चाहिए, ठीक है, नो एक्स होना चाहिए, तो मैं डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, ओके ठीक है। तो नो एक्स होना चाहिए मतलब क्या, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या मिडल रो कभी एम्प्टी हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, तो 4x हो गए, लेकिन मुझे 2 एक्सपोर्ट करने हैं, राइट। एंड वो 2x तो मिडल रो में ही आएंगे, तो मिडल रो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। तो एम्प्टी कौन से रो हो सकते हैं, रो 1 एम्प्टी हो सकता है एंड रो 2 एम्प्टी हो सकता है, राइट। तो सपोज करते हैं रो 1 एम्प्टी है, तो रो 1 एम्प्टी है मतलब यहाँ पे x है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मुझे 1 वे मिल गया है और कोई वे नहीं है मुझे सच दैट कि रो 1 एम्प्टी है, ठीक है। तो मुझे नो x वाला 1 कॉम्बिनेशन 1 वे मिल गया है। सिमिलरली क्या हो जाएगा कि रो 2 भी एम्प्टी हो सकता है, रो 2 एम्प्टी होने के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, रो 2 एम्प्टी है मतलब रो 1 एम्प्टी हो सकता है एंड रो 2 भी एम्प्टी हो सकता है। ऐसे मुझे कितने वेज मिल गए हैं, नो एक्स के मुझे 2 वेज मिल गए हैं। तो मेरा एटलीस्ट 1x मुझे कैसे निकालना है, 8 चूज 6 माइनस 2, तो 8 चूज 6 क्या है, 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8 into 7 by 2 minus 2, so 8 to 4, 7 4s are 28 minus 2 is 26, so 26 is the correct answer। इसको करने का दूसरा भी तरीका है कि अगर इस झंझट में ना पड़े और डायरेक्टली कैलकुलेट करने जाए कि कितने पॉसिबिलिटीज है, तभी भी आंसर वही आएगा। जैसे कि हमें एक रो में एक एक्स चाहिए ही है एंड हमें ये चीज पता है कि मिडिल रो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कि फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये है एंड थर्ड रो ये है। तो फर्स्ट रो में एक एक्स आ जाए, फर्स्ट रो में एक एक्स आ जाए मतलब वहां पे कितने स्क्वायर्स है, 2 स्क्वायर्स है, तो 2 में से किसी भी एक जगह पे एक एक्स आ जाए, ठीक है। सेकेंड रो 3 में देखिए, रो 3 भी हमें एम्प्टी नहीं करना है, तो मैं बोलता हूँ कि रो 3 में भी एक एक्स आ जाए, तो रो 3 में 2 स्क्वायर्स है, तो 2 में से एक एक्स आ गया, ठीक है। तो 2 एक्सेस तो हो गए, तो अभी मेरे पास बीच में कितने स्क्वायर्स है, रो 2 में 4 स्क्वायर्स है, तो वहां पे मेरे पास जो भी बचे हुए एक्सेस है, कितने बचे, 2 हो गए, तो 4 एक्सेस बचे वो आ जाए, ठीक है। ये चीज हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि मेरा फर्स्ट रो में एक एक्स आ जाए लेकिन सेकेंड रो में 2x आ जाए, ठीक है, सेकेंड रो में 2x आ जाए, तो मेरा बीच में कितना हो जाएगा, 4 चूज 3 हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 3 एक्सेस बचे। या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि रो 1 में 2x आ जाए लेकिन रो 2 में एक ही x आ जाए और फिर मिडिल रो में
4 चूज 3, 3x आ जाए। या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि रो 1 में भी 2x आ जाए, रो 3 में भी 2x आ जाए। तो अभी 4x हो गए हैं, मेरे पास अभी 2 ही x बाकी है, तो मिडल में 2x आ जाए। इन सब का आंसर हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस इज इक्वल टू 2 चूज 1 इज 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 6, राइट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 and this is 16, 16 plus 10 which is equal to 26। ओके, थोड़ा लेंदी था बट आंसर सेम आया है। ओके, तो इस तरीके से जाए या टोटल माइनस नन के तरीके से जाए, आंसर सेम ही आने वाला है। ये फास्ट है। ओके, तो ये ज्यादा फास्ट है। ओके फाइन।